हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो बीएसएससी री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 75 जीके जीएस के सवाल देखेंगे, जिसका पार्ट 3 ये है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वो 2 वीडियो को पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसी तरह से तैयार किया है क्वेश्चंस को। एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से। ये ना सिर्फ बीएसएससी री एग्ज़ाम्स, ये आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम हो गया, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं, उसके बाद बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम्स जितने भी हैं जिनमें जीके जीएस से यदि सवाल आते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप क्यूआर कोड से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मापक है जो टर्नेडो की तीव्रता को मापता है। जो टर्नेडो है एक टाइप का, ये साइक्लोन का नाम ही है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है इसको कौन नापता है। मर्करी स्केल, फुजीटा स्केल, साफिर सैमसन स्केल या रिएक्टर स्केल। तो जो फुजीटा स्केल है ये नापता है टॉर्नेडो की इंटेंसिटी को, तो इसका आंसर बनेगा बी। जो साफिर सैमसन स्केल है ये हैरिकेन को मापता है। ठीक है, ये हैरिकेन को मापता है। ये भी एक साइक्लोन का नाम है जो कि उत्तर अमेरिका के, जो मैक्सिको उत्तर अमेरिका है उस क्षेत्र में आते हैं। रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। जो दुनिया में जो साइक्लोन आते हैं उनके हर जगह अलग अलग नाम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास जो साइक्लोन आता है उसे विली विली कहते हैं। जो जापान के पास आता है उसे टाइफून कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये जो मिसिसिपी मिसेरी जो यहाँ पे बेसिन है, यहाँ पे जो आता है इसे बोलते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो इस क्षेत्र में जो आता है उसको टॉर्नेडो बोलते हैं, और ये जो इस क्षेत्र में जो आता है उसे हैरिकेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र में जो आता है उसे हैरिकेन बोलते हैं, और जो इंडियन ओशन में आता है उसे सीधा सा साइक्लोन बोलेंगे, या फिर हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। तो ये साइक्लोन्स के नाम अलग अलग जगह पे हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ को दूसरे ही मैप से दिया गया है। जैसे जो हैरिकेन होता है वो इस टाइप में होता है, यहाँ जो होता है वो अभी मैंने बताया टॉर्नेडो होता है। ठीक है, टॉर्नेडो इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, और जो साइक्लोन होता है वो इंडियन ओशन में होता है, और टाइफून जापान के पास होता है, या जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ विली विली होता है। ठीक है, जो विली विली होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। नेक्स्ट सवाल है कि जो भारत है उसको 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये जो विभाजन हुआ है वो किसने किया है। जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, मौसम विभाग या कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर बनेगा बी, योजना आयोग। जो योजना आयोग है उसके द्वारा ही जो भारत है उसे कृषि जलवायु क्षेत्रों में 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये जो विभाजन हुआ है वो मिट्टी के आधार पे, या फिर उस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है इसके आधार पे, उस क्षेत्र में किस प्रकार के जो फसल उगाई जाती हैं उन सब के आधार पे इस सब का बंटवारा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई उन्हीं को यहाँ पे टाइप किया हुआ है। जैसे योजना आयोग ने इसको बांटा है किस आधार पे, तो जो देश में व्यापक रूप से जो कृषि जलवायु है उसकी विशेषता, मिट्टी की विशेषता पे, तापमान और वर्षा के जो विशेषताएं हैं उन पे, जल संसाधन की उपलब्धता पे के आधार पे इसे 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में योजना आयोग के द्वारा बांटा गया है। जो योजना आयोग है उसे 2015 में ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और इसके आधार पे नीति आयोग का सृजन किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो लास्ट योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे।
ठीक है, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ये आप याद रखेंगे, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। जो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको मैप के हिसाब से दिया गया है। जैसे जो पहला है वो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन है, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा जो है वो ईस्ट का माउंटेन रीजन हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हो गया जो सतलज का मैदान होता है, यमुना और सतलज का मैदान, जो कि पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है, वो हो गया। जो चौथा है ये यूपी का क्षेत्र हो गया, कुछ उत्तराखंड का क्षेत्र को मिलाएंगे। जो गंगा का मैदान होता है, जो ऊपरी गंगा, और जो मेन गंगा का मैदान है वो जो पाँचवा हो गया, वो गंगा का मैदान होता है प्लेन रीजन, वो बिहार के साइड में आता है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र ले लें। उसके बाद जो पांचवा होता है वो यही हो गया। और जो छठा होता है जो मिडिल गंगा, जो मिड गंगा, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कुछ क्षेत्र हो गया, वो छठा हो गया। जो सातवां है वो आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, झारखंड ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, तो ये जो सातवां क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र ले लें, तो ये सातवां जो क्षेत्र है वो साउथ ईस्टर्न प्लेटियो रीजन जो हो गया, वो सातवां हो गया। आठवां जो हो गया मध्य प्रदेश का रीजन है, जैसे आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट का जो रीजन है ये 11वां हो गया। 12वां हो गया जो वेस्टर्न पश्चिमी घाट हो गया, वो हो गया। 13वां जो है गुजरात का जो रीजन है वो हो गया। और 14वां जो है ये हो गया। और 15वां जो है अंडमान निकोबार का रीजन जो है वही हो गया। इन्हीं को कई स्लाइडों में मैंने बांट के आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। जो मैंने बताया वही उसी का हिंदी वर्जन यहाँ है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चाय के उत्पादन के संदर्भ में क्या गलत है। ये शब्द पे ध्यान देखेंगे कि क्या गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि जो चाय है उसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक तापमान चाहिए। कितना? 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 24 से 30 डिग्री के बीच में जो होना चाहिए, वो उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। जो बी ऑप्शन है तो ये, हाँ, ये सही है पहला। जो बी ऑप्शन है कि दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन वहीं राज्यों की बात करें तो राज्य में असम प्रथम स्थान रखता है, ये भी सही है। ये सवाल बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था, ठीक है, बिहार दरोगा प्री में पूछा गया था, ठीक है, प्री में ही ये सवाल आया था कि चाय का उत्पादन कहाँ है। वहाँ ऑप्शन में आसाम और दार्जिलिंग दोनों दिया हुआ था, तो इसका आंसर होता वहाँ दार्जिलिंग, लेकिन कई लोगों ने आसाम लगाया था, तो उनका गलत हो गया है, तो दार्जिलिंग याद रखें। ऑप्शन सी है कि माइकोकोकस, ठीक है, माइकोकोकस कैनिसस बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोकोकस कैनिसस। इसका उपयोग जो है वो चाय की पत्तियों का क्यूरिंग करने में होता है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, ये भी सही है, ठीक है। इससे जो चाय की पत्तियां हैं इनमें सुगंध लाया जाता है क्यूरिंग करके, तो इसके लिए यूज होता है माइकोकोकस कैनिसस बैक्टीरिया, ठीक है। आप कई जो बड़े एग्जाम हैं उनमें पूछा गया है बैक्टीरिया का नाम, और जो छोटे एग्जाम हैं उनमें सिर्फ पूछा गया है कि बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, वायरस होता है, किसका इस्तेमाल होता है। तो आप दोनों याद रखें, बैक्टीरिया का नाम भी और बैक्टीरिया से होता है, ये भी याद रखें। जो ऑप्शन डी है वो दक्षिण भारत में केरल सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है। चाय उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? केरल, तो ये गलत है, ठीक है, यही ऑप्शन हमका सही बन जाएगा। ये ऑप्शन जो है डी वो गलत है, क्योंकि सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है दक्षिण भारत में? वो तमिलनाडु करता है, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? जो पृथ्वी है इलिप्टिकल है, आप जानते हैं, ये पृथ्वी का जो डायमीटर हो गया, और ये पोल हो गया नॉर्थ पोल, एंड यह हो साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है। तो जो पृथ्वी का सेंटर है उससे सबसे निकट कौन सा होगा? तो यही होगा, या तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। भूमध्य रेखा तो सबसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इलिप्टिकल है, तो इलिप्टिकल होने के कारण इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो या तो नॉर्थ पोल आंसर होगा या साउथ पोल। तो ऑप्शंस में क्या दिया गया है? उत्तरी ध्रुव, तो हाँ, उत्तरी ध्रुव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो चीज़ें बताई उन्हीं को टाइप किया गया है। जैसे समुद्र तल जो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है। क्यों होता है? तो जो उत्तरी ध्रुव होता है वो क्यों होता है? तो पृथ्वी के केंद्र का जो सबसे निकट स्थान भी है, जो वो ध्रुव का जो पृथ्वी जो है चपटी है, ये आप जानते हैं, जिसके कारण ध्रुव के पृथ्वी के केंद्र से न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, ये ध्रुव है, इसकी पृथ्वी के केंद्र से न्यूनतम दूरी होती है। वहीं जो भूमध्य रेखा है वो सबसे ज़्यादा चपटी होती है,
ठीक है, ये चपटी होती है, जिसके कारण ऐसे अर्थ ये है, तो ये लंबाई ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से ये उभार जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण से ये सर्वाधिक दूर होता है कौन, इक्वेटर। ठीक है, सर्वाधिक दूर इक्वेटर होगा और सबसे कम दूर पोल होगा, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, ऑप्शंस देख के आप बनाएंगे कौन सा ऑप्शंस में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर में। जो जो 90 ईस्ट रीज है ये और कुछ नहीं है, ये समुद्र में यदि जो पहाड़ होते हैं, पर्वतीय श्रृंखला समुद्र में होती है तो उसे रीज कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को रीज कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हिंद महासागर का ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, तो ये जो ऐसे बना हुआ है, आप यहाँ से फिर से मिटा के दिखाता हूँ, ये जो ब्लैक बना हुआ है ऐसे मैं कर रहा हूँ, यही है 19 ईस्ट रीज, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है हिंद महासागर में। इस मैप में भी आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है, ये रेड वाला जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये 19 ईस्ट रीज है। इसी को प्लेट वाइज करके दिखाया गया है कि ये 19 ईस्ट रीज है। ठीक है, 19 ईस्ट रीज। समुद्र में कुछ इम्पॉर्टेंट रीज हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ तो हमने देख लिया कि 19 ईस्ट रीज है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और जो दूसरा है कि ये मिड अटलांटिक कटक, जो मिड अटलांटिक रीज है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये किस में है? तो ये जो है ये है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये एस आकार का महासागर है। ठीक है, ये एस आकार का महासागर है और इसी में टेलीग्राफ का पठार भी है। ठीक है, टेलीग्राफ का पठार किस क्षेत्र में है? तो वो अटलांटिक क्षेत्र में ही है, टेलीग्राफ का पठार। जो मैनीह्यूक प्लेट्यू है वो पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, मैनीह्यूक जो प्लेट्यू है वो पैसिफिक ओशन में है, ये याद रखें। और तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इतनी बातों को ज़रूर याद रखें आप। जो मिड अटलांटिक रीज हो गया और 19 ईस्ट रीज हो गया और मैनीह्यूक प्लेट्यू हो गया, ये सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इस कारण से इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें। ये सब जो रीज है, यहाँ जो रेकियान्स झील है, इसे भी आप यदि याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रीज हो गई। नेक्स्ट सवाल है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है? ये तो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन और सारे सवाल जो मैं बताऊंगा वो पूछे गए हैं। तो जो मकर रेखा है वो जो मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है? बरमेजो नदी, लिम्पोप नदी, कोंगो नदी या नील नदी? इनमें से कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन ए, बरमेजो नदी। जो बरमेजो नदी है वो मकर रेखा को 3 बार काटती है। जो पृथ्वी है उन्हें 3 रेखाओं में बांटा गया, यह सब आप जानते होंगे, बेसिक सी बात है, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये बरमेजो रिवर है, ये जो बरमेजो रिवर है, यहाँ आप देख सकते हैं बरमेजो जो रिवर है वो साउथ अमेरिकन रिवर है। ठीक है, साउथ अमेरिका का रिवर है। ये अर्जेंटीना देख सकते हैं, ये ब्राज़ील है, यहाँ पे पराग्वे है, जो पराग्वे है इसी से होकर गुजर रही है ये। तो बरमेजो नदी जो मकर रेखा को बरमेजो नदी 3 बार काटती है, इसे याद रखें। नेक्स्ट ऑप्शन में लिम्पोप नदी दिया गया है, तो लिम्पोप सवाल पूछा गया है। लिम्पोप नदी, यहाँ पे जो लिम्पोप नदी है वो मकर रेखा को कितनी बार काटती है? तो मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। बरमूज नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? बरमूज नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। जो नेक्स्ट कोंगो रिवर है, जो कोंगो रिवर है ये भूमध्य रेखा को, ठीक है, ये भूमध्य रेखा को ये कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। और नाइल नदी है, जो नील नदी है वो ये ऐसी नदी है, ये वही एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य और कर्क, ये दोनों को पार करती है। ठीक है, विक्टोरिया लेक से निकलती है नील नदी। तो ये जो नदी हो गई, ये चारों जो मैंने बताई, इनको आप याद रखेंगे। यहाँ मैप से उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कांगो जो रिवर है, कांगो रिवर को मैंने बताया कि ये
भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जो कांगो रिवर है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो लिम्पोप रिवर है ये मकर रेखा को, ये जो लिम्पोप है यहाँ पे ऐसे बना रही है उल्टा यू, जो उल्टा यू बना रही है ये वाली, तो ये लिम्पोप है। तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो बरमेजो नदी थी वो साउथ अमेरिका की, वो मकर रेखा को 3 बार काटती थी। और जो लिम्पोप नदी है वो मकर रेखा को 2 बार, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार, और जो नाइल नदी है वो यहाँ से जो लेक विक्टोरिया से निकली, यहाँ से निकली, तो ये कर्क रेखा को भी काटती है और भूमध्य रेखा को भी काटती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो दोनों रेखाओं को काटती है। ये 2 नदियों से मिलकर बनी होती है। एक यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल, ब्लू नील इसे कहते हैं। जो यहाँ से निकलती है उसे ब्लू नील कहते हैं, और जो इधर से निकलती है इसे वाइट नील कहते हैं। यही दोनों निकल के यहाँ पे जाती है और जो मेडिटेरियन सी है यहाँ अपना जल गिराती है। यहाँ पे एक मिस्र में एक जगह है जिसे अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो अलेक्जेंड्रिया जो है वो नील नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल दर्रे से हैं। दर्रे से सवाल आते रहते हैं। सवाल है कि केपसांग ला जो है वो दर्रा है, केपसांग ला वो कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका ऑप्शंस बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। केपसांग ला कहाँ है? तो केपसांग ला जम्मू कश्मीर में है। जो कुछ पास हैं उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। जो केपसांग ला है वो कहाँ है? वो केपसांग ला जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लानक ला भी जम्मू कश्मीर में है, चांगला भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में है। ये कुछ दर्रे के नाम हैं। जैसे यहाँ पे जो सिक्किम में एक दर्रा होता है वो नाथुला जो होता है वो सिक्किम में है। जो जेलेपला दर्रा है, यहाँ पे जो जेलेपला दर्रा है वो भी सिक्किम में ही है। ये सिक्किम का क्षेत्र है, याद रखें। जो नाथुला और जेलेपला हो गया जो सिक्किम में है, और उत्तराखंड में कई सारे दर्रे हैं जैसे मोलिंगला हो गया, माना, नीति, लिपुलेख, ये सारे उत्तराखंड में हो गए जो यहाँ पे है, ठीक है। ये उत्तराखंड में या ये हिमाचल हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हिमाचल हो जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर के दर्राएँ हैं जिनमें काराकोरम हो गया, खारदुंगला हो गया, बुरजिल हो गया, जोजिला हो गया, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सारे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की दर्रों की बात करें तो बोमडीला, यांगयाप, कांगरी, कारपोला, दिफू दर्रा, लिपुलेख, जो लिखा पानी है, लिपुलेख नहीं, लिखा पानी, लिखा पानी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे हैं। तो दर्रों से सवाल आता है, जैसे मणिपुर से तुजू दर्रा से सवाल आता है कि मणिपुर में कौन से दर्रा हैं? तुजू दर्रा मणिपुर में है। जो चांगला है वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये कुछ दर्रों से सवाल थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में यदि कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट दर्रों का नाम याद रखें, जिसमें पहला तो बारालाचाला है, ठीक है, बारालाचाला, और दूसरा रोहतांग है। ये 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश से याद रखें, और उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के ये सब दर्रे मैंने बता दिए। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व में जो किस देश को हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहते हैं? ठीक है, हीरे की सबसे बड़ी मंडी विश्व में किस देश को कहते हैं? तो वो न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड। यदि भारत में मंडी की बात करें कि भारत में हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो वो मुंबई में हो जाएगी, ठीक है, मुंबई में हो जाएगी सबसे बड़ी मंडी। जो न्यूजीलैंड है वो 2 द्वीपों में बटा हुआ है, ठीक है, न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है, जिनको कुक स्ट्रेट जो है वो अलग करता है, इन्हें आप जानते होंगे। तो ये न्यूजीलैंड के बारे में कुछ याद रखें। इसके ऊपर तस्मान सागर है, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, हिस्ट्री से अब सवाल आ गए कि निम्न में से कौन सा राजवंश जो है वो कश्मीर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जो लोहार वंश है वो कश्मीर का है, उत्पल वंश कश्मीर का है, कारकोटा वंश कश्मीर का है, लेकिन जो सेन वंश है ये जो बंगाल के क्षेत्र का है, सेन वंश जो बंगाल के सेन का है, जो लक्ष्मण सेन है वो इसी वंश से रिलेटेड है। तो जो लोहार वंश हो गए, उत्पल वंश हो गए और कारकोटा हैं वो कश्मीर से संबंधित हैं, जिसमें जो कारकोटा वंश है उसके जो संस्थापक हैं वो दुर्लभ बर्मन है। दुर्लभ बर्मन कारकोटा वंश के संस्थापक हैं। जो उत्पल वंश है उनके संस्थापक अवंती बर्मन है,
ठीक है। अवंती वर्मन जो है वो उत्पल वंश के संस्थापक हैं, और जो लोहार वंश है उसको संग्राम राज कह सकते हैं। संग्राम राज, संग्राम राज जो है वो उत्पल वंश के संस्थापक हैं, जिनमें जो दूसरे राजा इसके आए वो अनंत हैं। ठीक है, अनंत, जो अनंत आए वो दूसरे राजा थे। इनमें कई सारे, जैसे जय सिंह इसके लास्ट जो राजा थे वो उत्पल वंश के, वो लोहार वंश के जो जय सिंह थे। इनमें जो जैनुल आबेदीन है उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये याद रखें। कश्मीर का अब तक अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबेदीन को। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से जो कौन सी पुस्तक है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। जो कालिदास है वो गुप्त काल के कवि थे, ठीक है, लेखक थे गुप्त काल के। तो जो ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम या फिर विक्रमोर्वशीय, ये जो तीनों किताबें हैं ये कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन जो देवी चंद्रगुप्तन है वो कालिदास नहीं, ये विशाखा दत्त ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम, इनकी एक और किताब है विशाखा दत्त की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस तो है वो विशाखा दत्त की ही किताब है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कालिदास के कुछ और किताबें हैं, जैसे मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी किताबें जो हैं वो कालिदास की हैं। तो इन सबको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, जो विजयनगर साम्राज्य था, जो कि दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, जो कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के जो होते थे उनको तार कहा जाता था, तो ये सही है, तो उन्हें तार कहा जाता था। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ का चित्र अंकन मिलता है। ठीक है, हरिहर प्रथम जो थे उनके सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ का चित्र अंकन मिलता है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि मजदूरों के जो क्रय विक्रय होता था, जो मजदूरों की खरीद बिक्री होती थी, उसे वेशभग कहा जाता था, उसे वेशभग कहा जाता था, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन डी की आयंगर व्यवस्था है थी, जो ग्राम को स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था इस व्यवस्था से, आयंगर व्यवस्था से। तो जो ये आयंगर का जो पद था ये अनुवांशिक नहीं था, ये गलत हो जाएगा, ये पद अनुवांशिक था। ठीक है, ये पद अनुवांशिक था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। जो आयंगर व्यवस्था का जो पद था वो अनुवांशिक था। ठीक है, और इनको वेतन नहीं दिया जाता था, इनको वेतन की जगह पर जो लैंड है वही दे दिया जाता था, भूमि ही इन्हें दिया जाता था। जो आयंगर व्यवस्था हुआ करती थी इनमें 12 अधिकारी होते थे। ठीक है, इनमें 12 अधिकारी होते थे, जो कि ग्राम को, उनका उद्देश्य होता था कि ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाए। और ये जो अवैतनिक होते थे इनको बस दे दिया जाता था लैंड, इनको वेतन नहीं मिलता था, इनको लैंड दे दिया जाता था, जो कि लगान मुक्त होता था। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, वो टैक्स नहीं लिया जाता था आयंगर व्यवस्था में। तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में था। जो विजयनगर साम्राज्य है उस पर 4 वंशों ने शासन किया, वो चारों को मिलाकर ही विजयनगर कहा जाता है। ये मैंने एक स्लाइड बनाया है जिसे विजयनगर साम्राज्य को आसानी से समझा जा सकता है। इसकी स्थापना जो हुई वो 1336 ईस्वी में हुई, और ये 1664 ईस्वी जाते जाते तक इसका अंत हो गया। ये दक्षिण भारत का साम्राज्य था। ठीक है, ये दक्षिण भारत में जो ये क्षेत्र पूरा बचा ये इसी के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इस पे 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें संगम वंश है, शालूब वंश है, तुलुब वंश है और अराविडु वंश है। ठीक है, जो संगम वंश है उसमें हरिहर प्रथम, हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये संबंधित है संगम वंश से। इनसे सवाल आता है तो आप इन्हें याद रखेंगे कि देवराय प्रथम किस वंश से संबंधित है, संगम वंश। सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो कृष्णदेवराय से आता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है, तो वो तुलुब वंश से संबंधित है। जो शालूब वंश है उसकी स्थापना शालूब नरसिंह ने की थी। और जो अराविडु वंश है इसमें एक सवाल आता है कि जो सबसे लास्ट कौन थे वो, तो श्रीरंग तृतीय थे सबसे लास्ट। इसे
विशनाग साम्राज्य भी कहते हैं, ठीक है। जो पुर्तगाली थे, जो पोर्टुगीज थे, वो इसे जो कहते थे क्या, तो इसे कहते थे विशनाग साम्राज्य भी कहते थे विजयनगर को। जो विजयनगर है उसका जो अंत हुआ वो बनीहट्टा तालिकोटा राजसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो विजयनगर था उसको बहुत क्षति पहुंची और इस युद्ध के बाद विजयनगर की लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका था। जो बनीहट्टा या तालिकोटा या राजसी तंगड़ी का जो युद्ध हुआ वो मुस्लिम और हिंदू के विरुद्ध युद्ध था। जो मुस्लिम थे वो एकजुट होकर, जैसे अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बरार, ये छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे उस समय, जो कि जागीरों के द्वारा चलते थे। तो ये जो राजा थे, जो यहाँ के जो जागीरदार थे, उन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पे हमला किया, जो कि वो जो उस समय विजयनगर का राम राय शासक थे उनके विरुद्ध। और इधर से नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। इनमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई, ठीक है। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो था वो सिर्फ अब इसके अवशेष आपको हम्पी में मिल सकते हैं, ठीक है। हम्पी, जो कि अब नया एक ज़िला भी बना दिया गया है हम्पी को। पहले ये शायद बेल्लारी ज़िला में आता था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद बेल्लारी में आता था, चेक करना पड़ेगा। तो अब ये हम्पी ज़िला में आता है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर का जो विजय अभियान है उसके संदर्भ में कौन सा गलत है। ये मैंने गलत पे ही सवाल क्यों दिए हैं, क्योंकि मुझे एक ही सवाल में कई सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, ना कि हल्के हल्के सवाल करके निकल जाना। एक ही सवाल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है, इसी कारण से सवाल मैंने ऐसे बनाए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ कहा गया है कि जो तुकारोई युद्ध है, जो कि 1775 ईस्वी में हुआ, इसके उपरांत अकबर ने बिहार और बंगाल पर अधिकार किया, तो ये सही है, ठीक है। बिहार बंगाल पर अधिकार कब किया, तो बीपीएससी में ये डेट पूछा गया है 1575 ईस्वी, तो आप ये तुकारोई युद्ध भी याद रखें, तो ये सही है। दूसरा है कि गुजरात विजय जो था वो 1573 ईस्वी में किया था, गुजरात का विजय, और इसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, वो जो बुलंद दरवाज़ा है जो अफ़गानिस्तान में एक ऐसा ही दरवाज़ा है, उसी के नकल पे ये बनाया गया है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो ये भी सही है, गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में ही बनाया था, जो कि गुजरात अभियान कब हुआ था, तो 1573 ईस्वी में हुआ था गुजरात अभियान। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था, जो कि 67-68 में किया था अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण, उस समय सूरज नारायण को उन्होंने हराया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूरज नारायण को नहीं हराया था, यहाँ उदय सिंह को हराया था, ठीक है। उदय सिंह को अधीनता स्वीकार की थी, उदय सिंह ने इन्हें, ये जो उदय सिंह थे इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इनसे युद्ध हुआ था अकबर का और अंततः उदय सिंह की हार हुई थी। तो जो मेवाड़ थे उस समय उदय सिंह यहाँ के शासक थे। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, बिहार दरोगा में ही दो बार ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो दक्षिण भारत विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की, तो ये सही है, ठीक है। दक्षिण भारत विजय के बाद ही अकबर जो था वो सम्राट की उपाधि धारण किया था। अकबर ने जो अकबर का जो लास्ट अभियान है उसे 1601 ईस्वी जो था, जो 1601 ईस्वी है, 1601 ईस्वी में अकबर ने आसीरगढ़, ठीक है, आसीरगढ़ पर आक्रमण किया, जो कि दक्षिण भारत में था। वो अकबर का सबसे लास्ट आक्रमण था 1601 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जो खिलजी वंश है, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत जो शासन किया दिल्ली पे, उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो जो खिलजी वंश है वो एक क्रांति के रूप में देखा जाता है खिलजी वंश को। ऐसा क्यों, तो क्योंकि जो पहले इलवरी तुर्क शासन करते थे, जो कि एक उच्च दर्जे के तुर्क माने जाते थे, उनको हटाकर निम्न कोटि के जो तुर्क थे, वो जो निम्न दर्जे के तुर्क थे, जो तुर्क लोग, उन्होंने सत्ता संभाली, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष 30 वर्ष जो कि था
सबसे कम वर्ष तक शासन किया, तो ये भी सही है, सबसे कम वर्ष तक। और सबसे जो अधिक वर्ष तक शासन किया वो तुगलक वंश ने किया, लगभग 94 वर्ष। ठीक है, लगभग 94 वर्ष तक तुगलक वंश ने शासन किया है, तो ये ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन 3 कहता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसका बचपन का नाम ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, अली नाम है या गुरशप्पा, ये दोनों पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से ही याद होगा, यदि आप सीरियस एस्पायरेंट है और आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको ये पता ही होगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसका नाम अली गुरशप्पा था, उन्होंने सिकंदर ईशानी या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी, तो ये भी सही है। सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने ली थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही ली थी। जो नेक्स्ट है कि फिरोज खिलजी है वो पहली बार अस्थाई सेना बनाए और उन्हें नगद वेतन दिया, तो ये गलत है। फिरोज खिलजी ने नहीं, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थाई सेना बनाई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि लिया था। ये चाहता था कि मैं पूरे जो विश्व पे कब्जा करूं, जैसे सिकंदर जो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, उसी तरह से ये भी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भी पूरे जो विश्व है उस पर जीतना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अस्थाई एक सेना बनाई और उसे नगद वेतन दिया करता था। ठीक है, इसी को नगद वेतन को कंट्रोल करने के लिए इसने जो बाजार है उसके मूल्यों को नियंत्रण भी किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है, इसके बारे में इतना भी काफ़ी है। ये एक स्लाइड है जिससे आप समझ सकते हैं। जो सबसे पहला डायनेस्टी है जो गुलाम वंश है, 1206 से 1290 के बीच, ये जो पूरा है वो दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। उसके बाद जो खिलजी वंश आता है वो 1290 से 1320, जो कि सबसे कम वर्षों तक शासन किया, 30 वर्षों तक। जो तुगलक वंश है वो सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया, 94 वर्ष। ठीक है, 94 वर्षों तक शासन किया तुगलक वंश। उसके बाद लोदी आता है और फिर उसके बाद सैयद आता है, फिर लोदी आते हैं। और वही लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है कि निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, वो देखना है। तो जो वो मुक्ति दिवस हुआ है जो कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनके द्वारा बनाया गया था, मुक्ति दिवस वो कब मनाया गया था, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो इलेक्शन था, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 जगह पे इलेक्शन जीता था। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया है, याद रखें। 5 जगह पे इलेक्शन सरकार बनाई थी, 5 जगह पे बहुमत से। ठीक है, 5 जगह पे सरकार बनाई थी और बहुमत 5 जगह पे मिला था और 8 जगह पे सरकार बनाई थी। ठीक है, 8 जगह पे सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। तो 28 महीनों के शासन के बाद, 28 महीनों के शासन के बाद कांग्रेस ने जो बिना कांग्रेस के बताए ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 39 में ही स्टार्ट हो गया था, उसमें भारत को शामिल कर लिया था। इसी से आक्रोशित होकर कांग्रेस ने जो मंत्रिमंडल था उसका परित्याग कर दिया, मंत्रिपरिषद का। तो इसी के उपलक्ष्य में मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उन्होंने मुक्ति दिवस मनाई थी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। तो ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो पाकिस्तान दिवस है जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनाया गया था, वो कब मनाया गया था, तो वो 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1943, 23 में 3 है, 43 में भी 3 है, ऐसे कुछ तुक्के लगाकर आप याद रख सकते हैं, क्योंकि याद रखना बहुत ज़रूरी है, डेट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनाया गया था, वो कब मनाया गया था, तो वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो यहाँ तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी, तीनों सही है, ए बी सी। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है, जो कि 1916 ईस्वी में है, उसके संदर्भ में कौन सा गलत है। तो इन्होंने एनी बेसेंट जो थे, उन्होंने अड्यार जो है वो मद्रास में, वहाँ से इसे सितंबर 1916 में आरंभ किया, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अप्रैल 1916 में आरंभ किया जो होम रूल लीग आंदोलन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से स्वशासन
या उत्तरदायी सरकार की मांग करना था, तो ये भी सही है। जो यह आंदोलन था इसमें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इन शामिल हुए थे। तो ये जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है इसके सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये होम रूल लीग आंदोलन से सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी हैं, उनके संदर्भ में कौन सा गलत है। तो जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था, तो ये सही है। चंपारण सत्याग्रह जो है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, नील की खेती को रोकने के लिए। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रण दिया था। जो भारत में पहली भूख हड़ताल हुई थी वो मार्च 1918 में हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1918 को, जो कि अहमदाबाद जो मिल जो है वो मिल के मजदूरों ने आंदोलन किया था। तो इसमें गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। इसमें जो मिल के मजदूर थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, इसके संदर्भ में ये था। जो पहला असहयोग आंदोलन था वो मार्च 1918 में ही हुआ था। ठीक है, 1918 में। ठीक है, असहयोग जो था वो 1918, जिसे खेड़ा आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये तीनों सही हैं, ये भी सी। लेकिन जो तहकीकात कमेटी है इसके अध्यक्ष गांधी थे, ये गलत है। इसके गांधी थे वो सदस्य तो थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके सदस्य थे तहकीकात कमेटी, जो कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी या फिर भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसके द्वारा तहकीकात कमेटी की स्थापना की गई थी, उसकी जांच करने के लिए। तो ये गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट सवाल है कि असम चाय लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो 1895, 1864, 1835 या 1837। तो इसकी स्थापना 1837 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो सवाल है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि इसका जो पूछा गया है कि ये जो बुक है वो उसका प्रकाशन कब हुआ था, कौन से ईयर में इसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी हैं उनके द्वारा ही लिया गया था। वो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है, इसके बारे में कहा गया है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जो भारत से जो कर के रूप में आय जो लिया जाता है उसका 1/4 भाग जो है वो ब्रिटेन चला जाता है, और वही पैसा जो यहाँ से लिया, इंडिया से मतलब यहाँ से ले लिया, मान लिया कि इंडिया से लिया, यही पैसा ब्रिटेन जा रहा है, और यही ब्रिटेन से कर्ज के रूप में फिर से भारत आ जा रहा है। तो यही कहा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी में। तो इसका स्थापना कब हुई थी, जो ये थ्योरी दिया था वो 1867-68 में दिया था दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन जो इसका प्रकाशन हुआ ये बुक का वो 1901 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, 1901। ठीक है, 1901 ईस्वी में। ये जो थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये थ्योरी से जो सर सैयद अहमद खां थे, जो सर सैयद अहमद खां थे वो सहमत नहीं थे। ये भी सवाल पूछा गया है कि ये जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है इससे कौन सहमत नहीं थे, तो सर सैयद अहमद खां इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा सुमेलन जो है वो गलत है। तो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मिली थी, ये सही है, 22 जुलाई 1947। जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसकी स्वीकृति कब मिली थी, तो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। वहीं राष्ट्रीय गीत, जो ये भी सही है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो है इसको स्वीकृति कब मिली, तो ये 24 जनवरी 1950 को मिली थी, ये भी सही है। लेकिन जो गॉर्गियल कैलेंडर है इसकी स्वीकृति 1950 में नहीं 1957 में मिली थी। ठीक है, 1957 में आज़ादी के 7 साल बाद, भारत जब गणतंत्र हुआ उसके 7 साल बाद 1957 में 22 मार्च 1957 को भारत ने आधिकारिक रूप से गॉर्गियन कैलेंडर को स्वीकार किया था। नेक्स्ट सवाल है कि किस आयोग की सिफारिश पे पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बनाया गया था। शाह आयोग, जेवीपी आयोग, फजल अली आयोग या इसके धर आयोग। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आयोग, जो कि 1866 ईस्वी में बनाया गया था। इसी आयोग के सिफारिश के बाद पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य के रूप में बांट दिया गया, शाह आयोग के सिफारिश पे। जो
53 का फजल अली आयोग है। जो फजल अली आयोग है जिसके 2 और सदस्य थे जो के.एम. पनिक्कर थे। इसके एक सदस्य के.एम. पनिक्कर थे। ये भी सवाल पूछा गया है। के.एम. पनिक्कर, जो के.एम. पनिक्कर थे वो पहले सदस्य थे और दूसरे जो सदस्य थे वो एच.एन. मतलब हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ये दूसरे सदस्य थे फजल अली आयोग के। जो फजल अली आयोग है इसने जो रिपोर्ट थी वो 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के आधार पे जो थो लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश को पहला राज्य इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पे बनाया गया था। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। जो जेवीपी आयोग थी वो त्रिसदस्यीय कमेटी थी जिसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, वी से वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे और जो पी से हैं वो पटाभी सीतारमैया हो जाएंगे। इनको भी जो एसके धर आयोग था, इसके धर आयोग 1947 की, इन्हीं की सिफारिशों पे एक समिति और गठित की गई थी जेवीपी आयोग, जो कि 1949 में गठित की गई थी। इन पे ही जो जेवीपी आयोग था वो इसके धर आयोग की सिफारिशों पे बात कर रहा था। जो इसके धर आयोग था जो कि जिसकी 1947 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो भाषाई आधार पे राज्यों को देने के विचार में नहीं था। लेकिन इतने आंदोलन होने लगे आंध्र प्रदेश में जो अंततः फिर उसे मद्रास से अलग कर एक आंध्र प्रदेश को अलग सा राज्य बना दिया गया इसी फजल अली आयोग की सिफारिश पे। तो ये कुछ आयोग हैं जिनको याद रखना आपको ज़रूरी है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक शाह आयोग जो है वो 1977 में भी बनाया गया था, जो कि आपातकाल 75 से 77 के बीच में जो इंदिरा गांधी के सरकार में जो आंतरिक अशांति को लेकर आपातकाल जो लगाया गया था, उसमें जो ज्यादतियाँ की गई थी उसकी जांच के लिए सरकार द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई थी, इसके भी अध्यक्ष थे वही जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश शाह थे। ठीक है, तो इसके भी अध्यक्ष शाह ही थे। तो एक 1966 वाला याद रखें जो कि पंजाब और हरियाणा को अलग करता है, और एक 1977 वाला याद रखें जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान जो है उसका किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार का पहरादार कहा जाता है। जो भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार का पहरादार कहा जाता है, तो वो अनुच्छेद 13 है। जो अनुच्छेद 13 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 13 कहता है कि जो संसद ऐसे कोई भी नियम या कानून नहीं बनाया गया जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करे। ठीक है, अनुच्छेद 13 कई पार्टों में बटा हुआ है, ए बी सी डी ऐसे करके कई पार्टों में बटा हुआ है। तो जो अनुच्छेद 13 का एक कहता है कि संविधान लागू होने से पहले कोई भी ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकार को अवहनन करता है या उसको कमी करता है, मौलिक अधिकार को कम करता है, तो वो कानून वहाँ तक नगण्य माना जाएगा, वो कानून वहाँ तक शून्य माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 ए कहता है। अनुच्छेद 13 बी कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून या विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो ये ऑप्शन बी है, मौलिक अधिकार को कम या खत्म करे ऐसा कोई भी कानून राज्य नहीं बनाएगा। जो अनुच्छेद 13 सी है वो कहता है कि इसके तहत ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता जो कि मौलिक अधिकार को कम करे या ख़त्म करे, ऐसा कोई भी आदेश राज्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता। यहाँ राज्य से संदर्भ है देश को लेके। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 24वां जो संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, 24वां संविधान संशोधन 1971, उसके तहत जो 4 जोड़ा गया था, जो कि जो गोलकनाथ भराम जो पंजाब गवर्नमेंट की जो केस हुआ था 1967 ईस्वी का जो केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब गवर्नमेंट, इससे संबंधित इसी से रिलेटेड जो था वो बनाया गया था रूल संविधान में। तो मौलिक अधिकार का पहरेदार कौन कहा जाएगा, तो आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकार का पहरेदार कहा जाता है। आप अनुच्छेद 32 के बारे में जानते हैं, इसके तहत रिट जारी किया जाता है। इसे संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। वहीं संविधान की आत्मा की बात करें जो नॉर्मल है तो वो प्रियम्बल को बोला जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है, यदि भीमराव अंबेडकर की जब तक चर्चा ना हो तो आप प्रस्तावना को मारेंगे संविधान की आत्मा, और जब भीमराव अंबेडकर बोल दे तो वो
अनुच्छेद 32 जाएगा। जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 35 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिन्हें 6 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने और उसके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया है। जो न्यायालय अवमानना अधिनियम है, ये जो न्यायालय को विनियमित करने के लिए पारित किया गया है, ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये नॉर्मल सा सवाल है, तो ये 1971 में पारित किया गया था। इसके तहत जो अवमानना होती है वो आपराधिक अवमानना भी होती है और जो दीवानी मामला अवमानना भी होती है। इसके तहत होता है कि आप यदि कोर्ट है उसकी जो कोई नियम लगाती है कोर्ट, उसको आप यदि नहीं मानते हैं तो वो कोर्ट की अवमानना कही जाएगी। तो ये अवमानना होती है कोर्ट की, जो कि 1971 में नियम बना था। नेक्स्ट सवाल है कि जो सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो विशेष राज्य का दर्जा जो है 370 में भी दिया गया है, 371 में भी दिया गया है और 371 ए से लेके जे तक में भी दिया गया है। ये 3 जगह जो विशेष राज्य है उसकी दर्जा दिया गया है। जो आप 377 को मानते हैं कि ये हट गया है, ठीक है। 377 तो जो कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा जीता था, वो 377 हटा दिया गया है। लेकिन 371 जहाँ पे आप गुजरात और महाराष्ट्र को रखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र है जो यहीं पे रहता है 371 में, और 371 ए से लेकर जेड तक में कई राज्य हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ सिक्किम का पूछा है कि जो सिक्किम है उसे किस तरह रखा गया है। तो 371 जो एफ है, 371 एफ, वहाँ पे सिक्किम को रखा गया है, ठीक है। 371 ए में, 371 एफ में सिक्किम को रखा गया है। जो संविधान है उसका जो भाग 21 है, संविधान का भाग 21, इसमें जो भारत में विशेष राज्य की दर्जा दिए गए हैं, जिनमें 377 को तो हटा दिया गया। 371 में मैंने बताया महाराष्ट्र जो है और गुजरात है, इसके जो विशेष राज्य का प्रावधान करता है। जो 371 ए है वो नागालैंड के राज्य में विशेष राज्य का प्रदान करता है, 371 ए नागालैंड। जो 371 बी है उसमें असम राज्य की बात की गई है, मतलब नागालैंड के बाद असम आएगी। जो 371 सी है इसमें मणिपुर की बात की गई है, मणिपुर। जो 371 डी है इसमें आप सीधे अब साउथ इंडिया में आ जाएं, आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद तुरंत फिर जो ई है वो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। और जो उसके बाद फिर से आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, 371 एफ है जो सिक्किम के राज्य के संदर्भ में बात करता है। 371 जो जी है वो मिजोरम के संदर्भ में बात करता है, और 371 एच अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। 371 जो आई है वो गोवा राज्य के संदर्भ में बात करता है, और 371 जे है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। तो ये कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको पूरे एक बार पढ़ लें, और कुछ याद आप कर सकते हैं तो ट्रिक लगा के इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सवाल आते हैं एग्जाम्स में। जैसे 371 ए में जैसे नागालैंड को देखा, 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, जो ई है उसमें भी आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विद्यालय। जो 371 एफ है उसमें सिक्किम राज्य के बारे में चर्चा की गई है। 371 जी में मिजोरम के बारे में, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 आई में गोवा के बारे में, 371 जे जो है इसमें कर्नाटक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, या सीडीएस होते हैं। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कैग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो जो इसकी स्थापना है इसे अंग्रेजों ने ही किया था 1860 ईस्वी में, ये याद रखेंगे, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में की थी। जो पहले कैग थे वो सर एडमंड हुमड थे,
ठीक है। सर एडमंड हुमर जो थे वो पहले कैग थे, और भारतीय जो पहले कैग थे वो कौन थे, तो नरहरि राव थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कैग कौन थे, तो नरहरि राव। जो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक में इसका वर्णन किया गया है कैग के बारे में, तो ये भी सही है। जो कैग है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यद्यपि कैग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा जो मुद्रा संहिता हस्ताक्षर से नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, मतलब इन्हें राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। इन्हें जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो उच्चतम न्यायालय की जो हटाने की प्रक्रिया होती है न्यायाधीशों की, उन्हीं के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। जो कि होता है उच्चतम न्यायालय के हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो वो दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। तो उसी के अनुसार दोनों सदनों की विशेष बहुमत से ही कैग को भी हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी। कैग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि जो लोकसभा है उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो जो अनुच्छेद 93 है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि सर फ्रेडरिक बाइट जो है वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, सही है। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और जो पहले उपाध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के वो एम.ए. अयंगर थे, ठीक है, एम.ए. अयंगर, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कहता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए जो लोकसभा में ही जो लोकसभा के तत्कालिक सदस्य हैं उनके द्वारा ही विशेष एक बहुमत से प्रस्ताव लाकर इन्हें हटाया जा सकता है। और इन्हें हटाने से पहले 14 दिन पूर्व जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व एक लेटर जो है वो प्रस्ताव लाकर दिया जाता है, उनके बाद ही इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है इसके किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होगा। जो कई राज्य हैं उसमें विधान परिषद नहीं है और कई हैं जिनमें है। तो ये अनुच्छेद 168 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 168 में बात की गई है इसके बारे में। जो नेक्स्ट सवाल है कि भारत में PLI जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, इसके जननी किसे कहा जाता है। तो ये जो महिला हैं जिन्हें पुष्पा कपिला हिंगो रानी है, इनका जन्म जो है वो केनिया में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म केनिया में हुआ है, केनिया के नैरोबी जो राजधानी है वहाँ की, वहीं इनका जन्म हुआ है। लेकिन ये भारतीय नागरिक बन गई थी बाद में, जो कि इनका डेथ वो भारत में ही हुआ था। तो पुष्पा कपिला हिंगो रानी जो है वो PLI की जननी कही जाती है। और PLI जो है वो पहला PLI जो PN भगवती के समय आया था, ये भी याद रखें, PN भगवती। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बॉम्बे प्लान जो कि 1944 में आया था, इन्हें अर्देशिर डाबर ने लाया था, तो ये सही है। पीपुल्स प्लान जो कि 1945 में आया था, ये MN रॉय ने लाया था, तो ये सही है। जो सर्वोदय प्लान था वो 1950 में आया था, जिसे जयप्रकाश नारायण ने लाया था, ये भी सही है। जो गांधीयल प्लान था वो 1944 में आया था, लेकिन इसे जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा नहीं लाया गया था, इसे लाया गया था जो श्रीमन नारायण थे। जो श्रीमन नारायण हैं, श्रीमन नारायण, उन्हीं के समय में जो गांधीयन प्लान है वो लाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि कृषि ऋण के संदर्भ में क्या गलत है। तो ऑप्शन पहला है कि 15 माह तक के समय की अवधि के जो ऋण होता है उसे अल्पकालिक ऋण कहते हैं, तो ये सही है। जो 15 माह तक के लिए ऋण होता है उसे अल्पकालिक ऋण कहते हैं। मध्यकाल का जो ऋण होता है वो 15 माह से लेकर 5 वर्ष का जो अवधि के लिए ऋण होता है उसे मध्यकालिक ऋण कहते हैं। और जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण दिया जाता है उसे दीर्घकालिक ऋण कहते हैं, तो ये तीनों सही है।
उपरोक्त तीनों प्रकार का जो ऋण है वो प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। ये जो आपातकालिक, जो अल्पकालिक ऋण है और मध्यकालिक ऋण है, ये दोनों जो है ऋण ए और बी, इसे दिया जाता है प्राथमिक सहकारी बैंक के द्वारा। ठीक है, प्राथमिक सहकारी बैंक के द्वारा दिया जाता है ये अल्पकालिक ऋण और मध्यकालिक ऋण। लेकिन जो दीर्घकालिक ऋण होता है इसे, जो कि 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए दिया जाता है, ये भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया जाता है। किसे? भूमि विकास बैंक के द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया जाता है दीर्घकालिक ऋण। आपसे सवाल यह भी आ सकता है कि जो भूमि विकास बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन गलत है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1875 में हुई, तो ये सही है। जो सेबी है इसके द्वारा प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 23 है, ये सही है। जो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई और इसे कब जाके मान्यता मिली? तो 1992 ईस्वी में सेबी को मान्यता मिली, ये आप याद रखेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया इसे फुल फॉर्म होता है इसका, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहा जाता है हिंदी में। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 49% एफडीआई की अनुमति है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1852 ईस्वी में। 1892 में फेरमानी समिति की संस्तुति पे हुआ था, तो ये 1892 गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप 1992 कर लें। ठीक है, यदि आप 1992 करेंगे तो ये सही हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की स्थापना में हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कार्यरत प्रधानमंत्री ने, मतलब जिस समय उन्होंने बजट पेश किया था उस समय वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो इनमें से कौन है उन्होंने बजट पेश नहीं किया था जब वो प्रधानमंत्री थे? वित्त मंत्री के रूप में नहीं, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में बजट कौन कौन पेश किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है, इंदिरा गांधी ने पेश किया है, राजीव गांधी ने पेश किया है। जो तीनों गांधी हैं उन्होंने पेश किया है, लेकिन मोरारजी देसाई हैं उन्होंने बजट पेश नहीं किया है प्रधानमंत्री रहते हुए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, 10 बार। ठीक है, 10 बार मोरारजी देसाई ने जो बजट है वो पेश किया है, जिसमें 8 बार तो जो बजट होता है वो पेश किया है, और जो 2 है वो अंतकालिक, जो अंशकालिक बजट होता है वो 2 बार पेश किया है। मतलब टोटल 10 बार बजट पेश किया है। मतलब सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने। जो नेक्स्ट सवाल है वो कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है, ये कथन जो है वो किस अर्थशास्त्री का है? तो ये जो नियम है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो ग्रेशम ने दिया है, फिलिप ने दिया है, शे ने दिया है, या लॉरेंस ने दिया है? तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसे से का नियम कहते हैं। ये जो सिद्धांत है इसे से का नियम कहते हैं कि जो आपूर्ति है वो आपूर्ति स्वयं अपनी मांग को सृजित कर लेती है। ठीक है, तो ये से का नियम है। जो ग्रेशम का नियम है, ग्रेशम कहते हैं कि जो बुरी मुद्रा होती है, जो बैड मनी होती है, बुरी मुद्रा होती है, वो गुड मनी को, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये कहा है ग्रेशम ने। ग्रेशम ने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन या चलन से बाहर कर देती है। वहीं जो फिलिप का जो वक्र होता है, फिलिप का एक नियम है जिसके अनुसार फिलिप का वक्र होता है, जो ग्राफ बनता है फिलिप का, उस जो फिलिप है उन्होंने बेरोजगारी और जो मुद्रास्फीति है उसके संदर्भ में बात की है। मतलब उन्होंने कहा है कि यदि बेरोजगारी घटती है, यदि बेरोजगारी घटती है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बेरोजगार लोगों की यदि कमी आएगी तो उनमें मनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, मनी जब ज़्यादा आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो यही नियम है जो फिलिप का नियम है कि यदि बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी यदि घटेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मनी ज़्यादा आने लगेगा मजदूरों के पास। और जो लास्ट है लॉरेंज वक्र। ठीक है, और लॉरेंज वक्र जो है उनके अनुसार जो होता है वो आय का जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत पे, जो आय है इनकम है और जनसंख्या का संचयी जो प्रतिशत है उनके बीच निक्षेप जो संबंध होता है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा दिया जाता है। ठीक है,
लॉरेंज वक्र के द्वारा आय और जनसंख्या। तो आपसे सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि आय और जनसंख्या का संबंध किस नियम से है, तो वो लॉरेंज का नियम। तो ये 4 नियम हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। अब कुछ सवाल बिहार से रिलेटेड हैं, जैसे राष्ट्रीय जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल, जो राष्ट्रीय जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल है वो कहाँ है? जो राष्ट्रीय जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल है वो कहाँ है? तो वो कटिहार में है, वैशाली में है, भागलपुर में या जमुई में है? तो वो कटिहार में है। ठीक है, कटिहार में। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी है? तो वो पटना में है। ठीक है, आप मैप देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी 12 जो जिले हैं उससे होकर गुजरती है। बिहार में 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। आप ये मैप देख सकते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जो गंगा बेसिन है, ये जो गंगा नदी का गंगा बेसिन है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पटना है ये लगभग यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये से कुछ पटना फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्लो होता है गंगा नदी का वो पटना में ही होता है। अब 10 सवाल करंट अफेयर से हैं। तो 36वां सवाल है कि 10 लाख तक का जो ऋण प्रदान करने वाला एक योजना है जिसे मुद्रा योजना कहते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ मुद्रा योजना। जो मुद्रा योजना है वो 3 होते हैं, एक शिशु लोन होता है, एक किशोर लोन होता है, एक तरुण लोन होता है। जो शिशु लोन होता है इसमें आप 50,000 तक ले सकते हैं लोन। जो किशोर लोन होता है इसमें 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं। और जो तरुण लोन होता है इसमें 5 लाख से 10 लाख ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट आपका 10 लाख है। तो ये तीनों लोन आप याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि IPL 2023 के जो नीलामी है, बिडिंग है, वो संपन्न हो गई है। इसमें किस क्रिकेटर को सबसे महंगा खरीदा गया है? तो वो है सैम करन। ठीक है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, सैम करन को सबसे महंगा खरीदा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि रिलायंस जियो जो कि 5G सॉल्यूशन के लिए विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिलायंस जियो ने AT मोबाइल मोबिलिटी, टी मोबाइल या क्वालकॉम या वेरिजोन के साथ। तो ऑप्शन सी जो क्वालकॉम है उसके साथ 5G के लिए रिलायंस जियो ने साझेदारी की है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रेड फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है वो किस देश ने आरंभ किया है? तो वो UAE ने आरंभ किया है। ब्रेड फॉर ऑल इनिशिएटिव UAE। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 है जो कि पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का है। उसकी जो स्लोगन है वो आधिकारिक स्लोगन इसका क्या है? जो पेरिस ओलंपिक है इसका आधिकारिक स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, क्या है? गेम्स वाइड ओपन। जो 2028 का जो 2028 जो है 2028 का ओलंपिक जो है वो लॉस एंजलिस में होगा। जो 2032 का ओलंपिक है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, और संभावना जताई जा रही है कि जो 2036 का ओलंपिक है ये भारत में होगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि किस देश ने अपना पहला चांद मिशन दनूरी, ठीक है, दनूरी को लॉन्च किया है? तो वो दक्षिण कोरिया ने किया है दनूरी। लेकिन यही नूर, खाली नूर की बात क्या जाए, दनूरी नहीं हो, नूरी नहीं हो, खाली नूर हो मतलब पुलिंग हो, तो वो ईरान आ जाएगा उसका। ठीक है, ईरान आ जाएगा। नूर कहाँ आ जाएगा? ईरान। तो आप सतर्क रहें इसे बनाते समय। नूरी दक्षिण कोरिया और जो नूर आ जाएगा वो ईरान में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जो कॉमनवेल्थ 2022 जो कि 22वां संस्करण था, ये पूछा गया था बिहार SSC के 23 दिसंबर के पहले शिफ्ट में, यही सवाल था। तो इसका आयोजन जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसमें पदक तालिका में भारत का स्थान केमा था? तो भारत इसमें चौथे स्थान पे थी, चौथे स्थान पे। नेक्स्ट सवाल है कि इसरो ने एक वर्चुअल म्यूजियम बना है, डिजिटल स्पेस म्यूजियम। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम स्पार्क है। ठीक है, स्पार्क जो स्पेस म्यूजियम है ये इसरो ने बनाया है। नेक्स्ट सवाल है कि जो स्टैटिस्टा एक रिपोर्ट देती है, इसके अनुसार कौन सी जो कंपनी है दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देती है? तो वो कंपनी है वालमार्ट। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा रोजगार की बात करें तो जो इंडियन जो डिफेंस है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, 2.92 मिलियन रोजगार
इंडियन डिफेंस देती है, दूसरे नंबर पे यूएस डिफेंस देती है और तीसरे नंबर पे चाइना डिफेंस देती है। वहीं चौथे नंबर पे वॉलमार्ट आती है, ठीक है। लेकिन कंपनी में पहले नंबर पे वॉलमार्ट, दूसरे नंबर पर अमेजन आती है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है, जो कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है डोनी पोलो एयरपोर्ट। जो बिहार एसएससी है उसके सिलेबस में लिपि दिया गया है और उससे सवाल भी आते हैं लिपि से, ठीक है। लिपि से सवाल भी आए हैं। तो लिपि से एक सवाल है कि जो विश्व में लेखन कला का आरंभ सुमेरिया की सभ्यता ने हुआ। सबसे पहले लेखन का जो कला था वो सुमेरिया के सभ्यता में हुआ। तो जो लिपि थी, जो सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी, वो किस लिपि में लिखी जाती थी? तो वो क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखी जाती थी, ठीक है, क्यूनिफॉर्म लिपि। जो बुस्टोफेडस लिपि है, इसके बारे में मैंने, जितने भी लिपियाँ हैं इनके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है। भारत और भारत के जो पड़ोसी देशों की लिपि है इनके बारे में एक वीडियो अलग से बना हुआ है। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं और मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट सवाल, उसमें देश राजधानी भी दिया गया है। तो देश राजधानी से रिलेटेड है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव सही है। बेलारूस पूछा गया है बीएसएससी में, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, ठीक है, रूस के बगल में ये है, रूस का मॉस्को हो जाएगा। तीसरा है कि मोल्डोवा जो है इसका राजधानी बुखारेस्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। मोल्डोवा की राजधानी बुखारेस्ट नहीं है। जो मोल्डोवा की राजधानी है वो कहाँ है? तो मोल्डोवा की राजधानी है चिसिनाउ, ये मोल्डोवा की राजधानी हो जाएगी। और जो बुखारेस्ट है ये कहाँ की राजधानी है? तो ये रोमानिया की है, ठीक है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगी। वहीं स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा हो जाएगी। तो ये राजधानी से रिलेटेड थे। ये स्टैटिक सवाल है कि फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जो हुई, जो कि जापान में हुई थी, वो कब हुई थी? तो वो 2010 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। वहीं जो 1985 में, शायद 1985, जो 1986 है, इसमें चेरनोबिल है, जो कि यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो चेरनोबिल में एक दुर्घटना हुई थी 1986 में, तो ये चेरनोबिल दुर्घटना थी। वहीं जपोरजजिया है, जपोरजजिया जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी यूक्रेन में ही है, जपोरजजिया। नेक्स्ट सवाल है कि कंबाला जो कि एक भैंस दौड़ होता है, वो भारत के किस राज्य में होता है? तो वो कर्नाटक में होता है, कर्नाटक का भैंस दौड़ है कंबाला। वहीं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है, ठीक है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है, जो कि एक बैल दौड़ है, ठीक है, ये बैल दौड़ है और ये कर्नाटक वाला भैंस दौड़ है, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आप मुर्गे की फाइट देख सकते हैं, ठीक है, जो मुर्गे की फाइट होती है वो आंध्र प्रदेश में होते हैं। और जो असम है, यहाँ बुलबुल फाइट होती है, ठीक है, यहाँ बुलबुल एक पक्षी होती है, तो बुलबुल फाइट कहाँ होती है? असम में। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार का परमाणु रिएक्टर नहीं है? भारत में अभी लगभग 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन सा एक है जो परमाणु रिएक्टर नहीं है? तो जो अप्सरा है वो 1956 ईस्वी में सबसे पहले तारापुर में लगाया गया था। जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ लगाया गया था पहली बार। जो साइरस है, ये भी एक न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो है। वहीं कामनी द्वितीय जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कामनी द्वितीय भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन पूर्णिमा द्वितीय जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने बोलने में गलती कर दी है। इसका जो होगा वो कामनी द्वितीय होगा आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर क्या होगा? तो कामनी द्वितीय होगा, कामनी द्वितीय इसका आंसर बनेगा, कामनी द्वितीय, याद रखें, कामनी द्वितीय। लेकिन पूर्णिमा जो है वो है। भारत में न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, वो अप्सरा हो जाएगा, साइरस हो जाएगा, जर्लिना हो जाएगा, पूर्णिमा 1 हो गया, पूर्णिमा द्वितीय हो गया, ध्रुव हो गया, पूर्णिमा तृतीय हो गया, और कामनी है, ठीक है, कामनी है, लेकिन कामनी द्वितीय
नहीं है, ठीक है, कामिनी द्वितीय नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, एरेनबर्ग। तो लुई पास्चर हैं, इनके द्वारा ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया गया था। किनके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। जो ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक जो है, ल्यूवेनहॉक ने वायरस की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और लुईस पास्चर जो है, इन्होंने बताया था कि जो फर्मेंटेशन होता है, जिसे किण्वन हिंदी में कहते हैं, ठीक है, किण्वन जिसे फर्मेंटेशन बोला जाता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, जीवाणु के द्वारा ही होता है, ये बताया था लुईस पास्चर ने, ठीक है, लुईस पास्चर ने। जो रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच ने बताया था कि चौपाया में एक बीमारी होता है एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स, चौपाया में एक बीमारी एंथ्रेक्स होता है, और मनुष्यों में हैजा, ठीक है, मनुष्यों में हैजा और चौपाया में एंथ्रेक्स जो होता है, जो हैजा, और तपेदिक भी लिख लीजिए, ठीक है, तपेदिक, ठीक है, हैजा और तपेदिक मनुष्यों में, और जो एनिमल है उनमें एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो किसके कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। ये पहला बार रॉबर्ट कोच ने ही बताया था, ठीक है। और जो पहली बार बैक्टीरिया का जो संवर्धन किया गया था, कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया को संवर्धन किया गया था, वो भी रॉबर्ट कोच ने ही किया था। और जो एहरेनबर्ग हैं, एहरेनबर्ग, इन्होंने जीवाणु जो है, जीवाणु, जो जीवाणु नाम है, जीवाणु, वो एहरेनबर्ग ने ही दिया था, जीवाणु नाम। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा है वो मृतोपजीवी है, मतलब स्पैरोफाइटिक जीव है, ठीक है, वो कौन सा है? तो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, या ए बी दोनों। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, ए और बी दोनों, मतलब स्यूडोमोनास और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों जो है वो मृत जीव पर आधारित होते हैं, मतलब भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर आधारित होते हैं। लेकिन जो राइजोबियम है वो सहसंबंधित होते हैं, ठीक है, ये जो हैं वो भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मतलब जैसे ये प्लांट हो गया, मतलब दलहन प्लांट है, तो इसके जड़ में लगा हुआ था राइजोबियम, जो कि इसके गांठों से प्रोटीन के संश्लेषण को करवाता है, ठीक है। तो राइजोबियम जो होता है वो सह संबंधी बंध में होता है, ठीक है, सह संबंधी बंध में होता है राइजोबियम, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि किस कवक में विटामिन B12 होता है? नीचे 4 कवक दिए गए हैं, इनमें बताइए कि साइनोकोलामिन जो कि विटामिन B12 है, ये किस में होता है? ईस्ट में, स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिस्कस में, या सैक्रोमाइसीज में, या स्पर्जिलस में। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिस्कस जो है, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। वहीं जो ईस्ट है, जिसे खमीर भी कहते हैं हिंदी में, इसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है ईस्ट में। जो सैक्रोमाइसीज है, ये ब्रेड उद्योग में होता है, ब्रेड उद्योग में, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, वहीं बीएसएससी में भी ये पूछा गया है, सैक्रोमाइसीज ये ब्रेड उद्योग में यूज होता है। और जो एस्पेरजिलस है और इसके साथ पेनिसिलियन, ठीक है, इसके साथ पेनिसिलियम, ठीक है, ये पेनिसियम जो है, पेनिसिलियम, ये भी यूज होता है, ये पनीर उद्योग में यूज होता है, ठीक है, पनीर उद्योग में यूज होता है एस्परजिलस। तो ये कवक के नाम याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के घाव भरने के लिए किस ब्रायोफाइटा पौधा है उसका इस्तेमाल किया जाता था? मॉस, डाउसोनिया, जुओप्सिस, स्फेगनम। तो ये स्फेगनम था, ठीक है, स्फेगनम, ऑप्शन डी। आपको ये भी याद रखना, और चारों ऑप्शन जरूरी है कि ये ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है जो ब्रायोफाइटा नहीं है, ये बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन है वो ब्रायोफाइटा पौधे में नहीं आते हैं। तो जो मॉस है, मॉस का यूज एंटीसेप्टिक में होता है, ठीक है, मॉस का यूज एंटीसेप्टिक में होता है। जो डायोसेनिया है, डाउसोनिया जो है, वो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा जो है वो डायोसेनिया होता है, सबसे बड़ा। और जुओप्सिस जो है वो ब्रायोफाइटा फैमिली का सबसे छोटा पौधा होता है। सबसे छोटा पौधा जो ब्रायोफाइटा फैमिली का होता है वो जुओप्सिस होता है।
नेक्स्ट सवाल है कि जो रेगिस्तानी पौधे हैं उनकी बाह्य त्वचा में एक खाली स्थान की एक मोटी परत होती है जो कि जल अवरोधक होती है, जिस कारण बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। इसी कारण से वो जल को रोक के रखता है। तो वो कौन सा है, यही आपसे पूछा है। तो वो क्यूटीन है। ठीक है, वो क्यूटीन है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है और कई एग्जामों में ये सवाल आया है। तो इसे याद रखेंगे कि रेगिस्तानी पौधे के बाहरी त्वचा में क्या होता है, क्यूटीन, जो कि रेस्पायरेशन जो है वो बाष्पीकरण जो है इवेपोरेशन, इसके दर को कम करता है, जिससे जल की बचाव होती है क्यूटीन के कारण। जो सुबारिन है, जो सुबारिन है, सुबारिन का यूज जो है वो छाल जो है, पेड़ की छाल को हवा और पानी से बचा के रखता है, सुबेरिन। और जो सेलुलोज है वो प्लांट का, जो ग्लूकोज जैसे होता है हम लोग में, ह्यूमन में, वैसे सेलुलोज होता है प्लांट में। ठीक है, वो प्लांट में सेलुलोज होता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो कि निम्न में से रक्त का कौन सा भाग है जो हमें परजीवी इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें WBC होता है। ठीक है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन को बचाने के लिए WBC होता है। तो WBC को दो पार्टों में बांटते हैं, वो भी कण के आधार पे, जो पार्टिकल है उसको आधार पे बनाते हैं दो पार्ट में, जिसमें एक होता है ग्रेनुलोसाइड और इसमें होता है ए अग्रेनुलोसाइड, जिसमें कण नहीं हो और एक में कण हो। तो ये कण नहीं है जिसमें होते हैं वो अग्रेनुलोसाइड होते हैं, वो कण नहीं होते इसमें अग्रेनुलोसाइड जिसमें कण होते हैं। ये आगे चल के तीन पार्टों में बंटता है। ठीक है, जिसे न्यूट्रोफिल बोलते हैं, इयोसिनोफिल बोलते हैं और बेसोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में से एक है जो इयोसिनोफिल, ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर बनेगा, इयोसिनोफिल। ये हमें परजीवी इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इयोसिनोफिल। जो न्यूट्रोफिल है ये नॉर्मल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, न्यूट्रोफिल। और जो बेसोफिल है, जो आप यहाँ देख रहे हैं बेसोफिल, ये आगे चल के दो पार्टों में बंट जाता है, जिन्हें एक को बोलते हैं हिपैरिन, एक को बोलते हैं किसे, हेपैरिन, हिपैरिन। ठीक है, एक हो गया हिपैरिन और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन, ये हो गया हिस्टामाइन। तो ये दो होते हैं, जो हिपैरिन होते हैं वो ब्लड को जो होता है ब्लड के अंदर थक्का बनने नहीं देता है। यदि ब्लड थक्का बन जाएगा तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा। तो थक्का बनने से कौन रोकता है ब्लड के, जो नस के अंदर ब्लड को, तो वो हिपैरिन ही रोकता है। और बाहर कौन रोकता है, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कारण जो होता है वो बाहर ब्लड रुकता है। कटने के बाद जो ब्लड रुकता है वो प्लाज्मा के कारण रुकता है, ये भी आप जानते हैं। विटामिन के भी उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और ब्लड जो रुकता है वो प्लाज्मा के कारण, ये आप समझ गए होंगे। वो जो थ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बोसाइट से रिएक्शन करके, वो कभी अलग मौका मिलेगा तो बताऊंगा। और जो ये हो गया हिस्टामाइन, हिस्टामाइन जो है वो खुजली से हमें बचाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, हिस्टामाइन किससे बचाता है, तो वो खुजली से बचाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा है वो जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो जो वर्णांता है ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया है, ये है जो ब्लड का क्लॉट नहीं होना, ये हीमोफीलिया होता है। जो पटायु सिंड्रोम है ये भी है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ठीक है, तीनों है। नेक्स्ट सवाल है कि जो दूध है उसमें कौन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो दूध में लोहा नहीं होता है और विटामिन सी नहीं होता है, मतलब इसका आंसर बनेगा ए और बी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बन गया। कैल्शियम तो होता ही है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण है, जो एम्ब्रॉय है, उसका पोषण किसके द्वारा होता है। क्रोनिन, क्रोनिन, ठीक है, क्रोरिन, या फिर इमेनिया, इमेनियान या प्लेसेंटा, किनके द्वारा होता है। तो ये तीनों के द्वारा होता है। सही है, तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा आपने सुना होगा इसका नाम, और ये दोनों आपके लिए नए होंगे तो आप याद रखेंगे, प्लेसेंटा, एनिमियान या फिर क्रोरिन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो कह रहा है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो वो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का खाली स्थान कहा जाता है। एक बड़ा बल है जो कि एक छोटे से समय के लिए लगता है, तो वो जो
बल तथा समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसका ऑप्शन बनेगा ए, इम्पल्स ऑफ फोर्स। जो मोमेंटम है वो जानते हैं आप, P बराबर mv, ठीक है। मोमेंटम ये हो गया P बराबर mv। जो फ्रिक्शन होता है इसी के कारण हम खड़े हो पाते हैं, जो फ्रिक्शन है इसी के कारण। ये 3 टाइप से होते हैं और ये तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? ठीक है, तो स्पीड बदल जाती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है जो लैम्डा होती है वो बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है तो इसकी इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी इसकी नहीं बदलती है। इसका ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से प्रकाश के कण जो होते हैं वो प्रकाश के कण प्रवृत्ति की व्याख्या कौन करते हैं? आप जानते हैं कि जो लाइट होता है, जो लाइट होता है वो कण भी है, मतलब कि पार्टिकल भी है, पॉकेट्स में भी लाइट चलते हैं, और लाइट वेव भी है, ये जानते होंगे आप। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि प्रवृत्ति जो होती है वो पार्टिकल की प्रवृत्ति को कौन व्याख्या करता है? क्रॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश का फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो ये दोनों करती हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, ए और बी दोनों। जो प्रवर्तन है वो इसका वेव का जो थ्योरी है, प्रकाश वेव है, इसको डिफाइन करती है। प्रवर्तन अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन हो गया, या प्रकाश का सीधी रेखा में चलना हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, या पोलराइजेशन जिसे ध्रुवीकरण कहते हैं, ये सारे जो है प्रकाश के वेव नेचर को डिफाइन करते हैं। वहीं जिसमें भी आपको प्रभाव लिखा दिखे, इफेक्ट लिखा दिखे, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये कण प्रवृत्ति को दिखाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल प्रवृत्ति को दिखाएगा प्रकाश के, ठीक है, इनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि मानव नेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो लेंस नेत्र में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है जिन्हें कोन्स और रॉड कहते हैं, छड़ या शंकु, ठीक है, कोन्स या रॉड कहते हैं। ये 2 प्रकार की कहाँ होती है? नेत्र लेंस में। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। नेत्र लेंस में ना होके ये कहाँ होता है? तो ये रेटिना में होता है, ठीक है, ये रेटिना में होता है। 2 टाइप के प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है, कोन्स एंड रॉड्स। जो सी है इसमें सी से आप ले सकते हैं, जो सी हो जाएगा वो कलर को दिखाएगा। तो जो कई प्रकार के जो कलर के रूप में हमारे जो नेत्र हैं उसको जो इफेक्ट पड़ता है वो कोन्स के कारण होता है, और जो रॉड होता है वो जो आप अंधेरे से जाते हैं कहीं कम ज़्यादा लाइट वाला में, या फिर ज़्यादा लाइट से अंधेरे में आते हैं, जो इसका इफेक्ट होता है, इसके कारण जो हमारे जो नेत्र होते हैं वो सही देख पाते हैं, वो इसी इफेक्ट के कारण होता है। यही संवेदनशीलता के कारण होते हैं, रॉड के कारण। और सी से कलर आप याद रखें, जो कलर में बदलाव होता है वो शंकु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बचा कि जो येलो पॉइंट है वो रेटिना के बीच एक ऐसा भाग है जहां प्रतिबिंब जो है इमेज सबसे स्पष्ट बनता है, तो ये सही हो जाएगा। येलो पॉइंट पे जो रेटिना के बीच में एक भाग है जहां पे इमेज जो है वो सबसे अच्छा बनता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कहाँ इमेज सबसे अच्छा बनता है, तो वो येलो पॉइंट पे बनता है। आइरिस है जो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लगभग जो मैंने सवाल दिए हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को मैंने ऐसा ऑप्शंस में तैयार किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो आइरिस जो है वो आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और नेत्रदान में कॉर्निया को दान ही किया जाता है। किसे किया जाता है? कॉर्निया को। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट सवाल है कि ताप बढ़ाने पर विद्युत का चालक या अर्धचालक पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चालक जो है, चालक की चालकता घट जाती है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर जो है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो घट जाएगी, क्योंकि उसका जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, जो अर्धचालक है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध घट जाता है, ये भी सही है। जो सेमीकंडक्टर है उनके जो कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है,
कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और जो रेसिस्टेंस है वो घट जाता है। ये चालक के उल्टा होती है, ठीक है। अर्धचालक में यदि आप अशुद्धि मिलाएं तो उससे चालकता बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा है वो विद्युत जो इलेक्ट्रिक के हीट इफेक्ट पे है, जो उष्मीय प्रभाव पे आधारित उपकरण है। विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस है, विद्युत बल्ब है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट सवाल है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो ऋणात्मक किसकी होती है, निगेटिव किसकी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये किसकी होती है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डाईमैग्नेटिक बनेगा, जो प्रतिचुंबकीय है, ऑप्शन सी ये होता है। इसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो निगेटिव होता है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होते हैं वो होते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो कितनी सुगमता से, कितनी इजीली जो है वो चुंबक की प्रवृत्ति को ला सकता है, अट्रैक्ट करने या रिपल करने का प्रवृत्ति को ला सकता है, ये तो यही कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो डाईमैग्नेटिक है इसका ये निगेटिव होता है। ये एग्जाम बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया है। जो पैरामैग्नेटिक है, जो पैरामैग्नेटिक होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक इसका भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये हाईली पॉजिटिव होता है, ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है पैरामैग्नेटिक से। नेक्स्ट सवाल है कि सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी केमर्लिंग ओन्स ने, ठीक है, केमर्लिंग ओन्स ने, ऑप्शन ए इसका बनेगा केमर्लिंग ओन्स। नेक्स्ट सवाल है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं कौन सी गैस उत्पन्न करती है, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी गैस देती है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट सवाल है कि कृत्रिम श्वसन में क्या उपयोग किया जाता है, जो हॉस्पिटल्स में जो श्वसन के लिए यूज किया जाता है गैस, उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन सी बनेगा, हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो कक्षा सेल भरने का सिद्धांत है, जो सेल जो होती है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, सेल और सबसेल के एलिमेंट और एसपीडीएफ जो पढ़े होंगे, वही जो कक्षा भरने का सिद्धांत है वो किस नियम पे आधारित है, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, हुंड्स नियम, क्वांटम नंबर या फिर पॉली का नियम, तो इसका आंसर बनेगा ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल जो होता है वो कक्षा जो भरने का सिद्धांत है, इसमें कहा जाता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। इसमें आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि 2 × 12+1, इसमें आप एल का वैल्यू 0 से लेके पुट करते जाइए, आपका SPDF का वैल्यू मिलता जाएगा। यदि आप यहाँ एल का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एस का वैल्यू 2 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो एस का वैल्यू 2 मिलेगा, और यदि आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो P का वैल्यू 6 मिलेगा, यदि आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो D का वैल्यू 10 मिलेगा, और 3 पुट करेंगे तो F का वैल्यू 14 मिलेगा। मतलब आप S में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ये आप याद रखेंगे। जो क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी हमें देता है क्वांटम नंबर। जो हुंड्स लॉ है, हुंड्स लॉ जो है वो मैक्सिमम जो पल्टीप्लिसिटी होता है, मैक्सिमम पल्टीप्लिसिटी होता है, उसी के बारे में दिखाता है हुंड्स लॉ। जैसे ये आप देखे होंगे 11th में आपने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का भरने का जो सिद्धांत होता है वो एक उल्टा होता है, एक ऐसे दिया भरा तो जैसे पॉजिटिव वाला इस साइड से भरा तो नेगेटिव इस साइड से बढ़ेगा। जैसे मान लिया कि आप ऐसे एक देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भर दें, दोनों एक ही साइड में रहे, जो पॉजिटिव आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, नहीं ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो ये हुंड्स लॉ है, हुंड्स ने ये लॉ दिया था। और जो पॉली हो गए,
पॉली का जो नियम है, इन्होंने भी क्वांटम के जो 4 नंबर होते हैं क्वांटम पे, इनके बारे में ही दिया गया था क्वांटम थ्योरी कि यदि जो क्वांटम जो 4 नंबर विजिबल नहीं होंगे तो 2 को जो है उसका सेम वैल्यू होगा, एक का पॉजिटिव 1/2 और एक का नेगेटिव 1/2। तो ये पॉली का नियम है। नेक्स्ट सवाल है कि खनिज तेल को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि, जो डिस्टिलेशन कहते हैं, या फिर स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या क्रोमेटोग्राफी। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन विधि या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलाइजेशन होता है या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, इसमें सबसे बड़ा अंतर होता है कि जब 25 केल्विन, जब किन्हीं दो पदार्थों जिनको अलग करना है उसमें 25 केल्विन से जब कम उसका क्वथनांक हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो, तब आप प्रभाजी आसवन विधि करेंगे। और जब 25 केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आसवन विधि का यूज किया जाता है। जो प्रभाजी आसवन विधि होती है, इसमें आप खनिज तेल को शुद्ध करते हैं, पेट्रोल को शुद्ध करते हैं, वायु से गैसों को अलग करते हैं, केरोसिन तेल को शुद्ध करते हैं। क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आप कलर को एक कलर से दूसरे कलर में अलग करते हैं। जो स्टीम डिस्टिलाइजेशन होते हैं, इसमें जो वाटर में अघुलनशील पदार्थ जुड़े हुए होते हैं, इसमें उससे अलग कर देते हैं वाटर से अघुलनशील पदार्थ को, ठीक है। और आसवन विधि हो गया। तो ये चारों के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट सवाल है कि अम्ल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम लेविस ने दिया था। किसने दिया था? लेविस ने। लेविस के अनुसार अम्ल उसे कहते हैं जो एक लोन पेयर को लेने की क्षमता रखता है, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। और जो पीएच वैल्यू इसका होता है वो कितना होता है? तो 7 से कम, ठीक है, 7 से कम होता है इसका पीएच वैल्यू। नेक्स्ट है कि संतृप्त विलयन के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। निश्चित ताप पर विलायक जो होता है, सॉल्वेंट में विलय जो होता है, सॉल्यूट पदार्थ का अधिकतम मात्रा घुला हो, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आप वीडियो को पॉज करके और ऑप्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूट होता है कम होता है, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलाया जाता है। जैसे पानी और चीनी का एग्जांपल लें तो जो पानी हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जो चीनी है वो सॉल्यूट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो गया निश्चित ताप पर सॉल्यूट में अधिकतम सॉल्वेंट में अधिकतम सॉल्यूट की मात्रा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स? तो ये बीटा किरण हो जाएगी। बीटा में नेगेटिव होता है, अल्फा में पॉजिटिव होता है, गामा न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो जो ट्रिटियम होता है ये H3 जो होता है, H13, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 3 होता है। प्रोटियम होता है वो H12 होता है और ड्यूटेरियम H12 होता है ड्यूटेरियम, और H11 होता है वो प्रोटियम होता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी इसका जो होगा, जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव होता है, और जो ड्यूटेरियम है इसे D2O कहा जाता है जो कि भारी जल कहते हैं, और प्रोटियम H11 हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोटियम हो जाएगा। तो हमने पूरा 75 क्वेश्चंस को देखा जीके जीएस के, जिसमें 50 जीएस से सवाल थे जीके से, और 25 जो सवाल थे वो जीएस से थे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल थे। इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है, जिस कारण से लगभग 1.5 घंटे लग गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, आपको वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक बनती है, क्योंकि लगभग मैंने सारे जो चीज़ें हैं उनको इनमें समाहित किया है। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। इससे जो चैनल में यदि व्यू बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो इससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इस QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।